Hey everyone, welcome to Mentor Meter by Kalpana Singh and I hope you're doing well. और ये पार्ट थर्ड है एनसीईआरटी 11th क्लास सोशियोलॉजी का और चैप्टर 3 कर रहे थे हम लोग. सो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, बाकी सारे जो डिस्कशन था काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने किया है ये, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी. और एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो अगर आप देख रहे हो, और मुझे थोड़ा सा मतलब ये होगा कि हाँ वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, या फिर मैं अच्छे तरीके से समझा रही हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा. कहीं पे लगता है कि आपको और ज़्यादा एलेबोरेट करना चाहिए मुझे, तो मैं उसको और अच्छे से एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगी. सो इट विल बी लाइक इट विल लाइक बिल्ड अप माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो about this subject. And if you want to give any kind of input, so that is like completely welcomed with the open heart. So I will try to improve as much as I can. तो एक सिंपल सी बात है कि क्योंकि छोटा सा कमेंट भी ना एक मतलब खुशी देने लग जाता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. कम टू द पॉइंट, इसमें बात करते हैं. द स्टेट एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ पॉलिटिकल apparatus ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक अ पार्लियामेंट और कांग्रेस. अब स्टेट की बात करते हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ स्टेट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज ये स्टेट का मतलब ये नहीं यूपी बिहार एंड ऑल, एक टेरिटरी होती है, ठीक है, एक टेरिटरी होती है उसका क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट होती है, और उसके अलावा सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स होते हैं, और रूलिंग जो उस टेरिटरी पे रूलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट. और इसकी जो डेफिनेशन है स्टेट की, आर्टिकल 12 में दी हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये आपको पॉलिटी से भी जो भी चीजें कुछ चीजें रिलेट करके आपको ध्यान आएगा कि हाँ स्टेट की डेफिनेशन हमने वहां पे पढ़ी हुई है, और ये चीज हमें पता चलती है कि हाँ स्टेट की डेफिनेशन क्या है. गवर्नमेंट अथॉरिटी इज बैक्ड बाय लीगल सिस्टम एंड बाय द कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज. तो कोई भी पॉलिसी है, सपोज करो क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लेगा. अब आपकी जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एक गवर्नमेंट है, इंडिया इज अ स्टेट, और यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, उसके अलावा नेवी है, एयरफोर्स है, और एक जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर है. डिफेंस मिनिस्टर इज जो है वो जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं तो उनको हेड करते हैं, उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. और उसके अलावा सीडीएस जो कि पूरा जो डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, और उसके अलावा एक डिफरेंट बॉडी होती है या एक सेपरेट बॉडी है, तो उसमें जो तीनों फोर्सेस होती हैं तो उनका जो नेतृत्व करते हैं वो सीडीएस करते हैं. सो इसी मतलब आप एक स्टेट की डेफिनेशन ले सकते हो. सो द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सीज द स्टेट एज प्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और सारे जो भी गवर्नमेंट है तो वो पर्टिकुलर एक सेक्शन को लेके नहीं चलती है. गवर्नमेंट जितने भी लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं उसको सबको सोच के और सबका वेलफेयर सोचती है, और जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो सबको ध्यान में रख के किया जाता है. So the conflict perspective sees that a state as representing the dominant section of the society. ये conflict वाली बात है, but mainly जो in common term, क्योंकि conflict perspective तो अलग ही होगा कि वो बोलते हैं कि जितने भी dominant मतलब क्लास है या फिर डोमिनेंट सेक्शन है उसी को देख के ही जो जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं. बट ऐसा नहीं होता. जो फंक्शनलिस्ट थिंकर है वो यही बात बोलते हैं कि पूरे सारे सेक्शंस को ध्यान में रखे ही जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं. मॉडर्न स्टेट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट्स, बिकॉज पहले क्या होता था, मॉडर्न स्टेट अभी तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप एजिटेशन करने पहुंच जाओगे, जंतर मंतर पे लोग धरना देने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट के कान में जाके बोलना तो आपको पड़ेगा ही. लेकिन ट्रेडिशनल स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, या फिर जो ट्रेडिशनल स्टेट्स में जो भी अवेयरनेस को लेके सेम जो जैसे अभी तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो जो लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा सब कुछ एक किताब में लिखा है कि हाँ किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा और लॉज बनेंगे. बट जो ट्रेडिशनल स्टेट्स में डेमोक्रेसी नहीं होती थी. द स्टेट्स देयर आर डिफाइंड बाय द सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड द मोस्ट ऑफन आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है तो वो
वो आती है. सो दिस इज लाइक डिफाइनिंग द स्टेट. Sovereignty refers to the undisputed political rule of a state over a given territory. So the sovereignty states was not at first one which citizenship carried with its right of political participation. तो political participation से ही नहीं होता, but these are achieved largely through struggles which limited the power of monarchy or एक्टिवली ओवरथ्रू देम. क्योंकि ये जो है सिटीजनशिप एक ऐसा ही नहीं है कि आपको बस लीगल पावर मिल गई, बट जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें जो डेमोक्रेसी को लोगों ने मतलब एक लड़ाई लड़ी, और उसके अलावा जितने भी मोनार्क सिस्टम को हटाने के बाद डेमोक्रेसी वहां पे एस्टेब्लिश करी गई. तो ये पूरा जो है स्ट्रगल है according to this paragraph and according to the sociologists. So the French Revolution and our own Indian independence struggle are two instances of such movements. क्योंकि हमारे यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे. फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था उसमें जो फ्यूडल सोसाइटी थी और मोनार्क्स उस पे भी जो राजा वगैरह होते थे वो आर्बिट्ररी जितने भी स्टेप्स लेते थे कि आपको टैक्स वगैरह थे जो कि नहीं लेना चाहिए, तो उन सारे इसीलिए सिमिलैरिटी शो करी गई है या फिर एक जैसे ही काइंड ऑफ मूवमेंट्स है. तो सिटीजन राइट्स इंक्लूड सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स. सिविल राइट्स इन्वॉल्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव वेयर दे चूज. क्योंकि सिटीजनशिप एक ऐसा राइट है जो आपको दिया जाता है, आप कहीं भी रह सकते हो इंडिया में. अब तो आर्टिकल 370 भी हट गया, तो आप जाके कश्मीर में भी आराम से अपना जमीन लो, अपना घर बनाओ, आप आराम से वहां रह सकते हो. राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीक, पॉलिटिकल राइट्स है. कहीं पे आपको जो इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आप कंटेस्ट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंड ऑफ द पब्लिक ऑफिसेज, इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट वर reluctant to admit the principles of the universal franchise. In the early years, not only women but a large section of the male population was excluded, as holding a certain amount of property was an eligibility criteria, और women had to wait longer for the vote. तो ये चीजें हुई कि क्योंकि पहले women's को भी राइट नहीं दिया जाता था वोट का. बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें कि सिर्फ मेल नहीं, फीमेल नहीं, मेल्स को भी जो है काफी स्ट्रगल करना पड़ा, जिससे प्रॉपर्टीज के लिए दिया गया है. थर्ड टाइप ऑफ सिटीजन राइट्स आर सोशल राइट्स. दीज कंसर्न द prerogative of every individual to enjoy a certain minimum standards of the economic welfare of the society and the society. तो जो भी इकोनॉमिक वेलफेयर या जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये जो है थर्ड टाइप का फैसिलिटी का हो गया. सो दे इंक्लूड सच राइट्स एज हेल्थ बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस. जैसे मनरेगा वगैरह में भी होता था कि 100 दिन का आपको गारंटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी. तो इस तरीके की जो भी स्कीम्स हैं स्टेट्स प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द broadening of the social welfare rights lead to the welfare state, which was established in Western society since the Second World War. State of the erstwhile socialist countries had far-reaching provisions in this sector, and the most developing countries, this was virtually non-existing. क्योंकि पहले क्या होता था कि क्योंकि हर कंट्री नहीं है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो अभी भी हमारा तो सोशलिस्ट नेशन है कि वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, बट वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो वेलफेयर के नाम लिए काम नहीं करती, वो जो है प्रॉफिट गेनिंग के लिए काम करती थी. बट लेटर ऑन कुछ कॉन्सेप्ट का फिनोमेना जो हुआ कि हमेशा आप पैसा ही पैसा कमाने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी कंट्री में पीस रहे, शांति रहे, लोग अच्छे से रहें. सो दिस फिनोमेना हैज बीन चेंज्ड स्लाइटली. ये पूरा जो भी इवोल्यूशन है वो इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम. तो इट इज जस्ट जो यहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दिया था उसका एक्सप्लेनेशन दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है. स्टेट ऑफ द ईस्ट वर्ल्ड सोशल कंट्रीज हैड far-reaching provisions in this sector. उसके अलावा so this was virtually non-existing, क्योंकि जरूरी नहीं होता ना कि जो भी most developing countries हैं तो ये जो फिनोमेना है कि आपको वेलफेयर के लिए काम नहीं करना, कुछ कंट्रीज होती है वेलफेयर के लिए काम करना है, तो
लोगों की हैप्पीनेस देख के और ये सारी चीजें देख के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने फिनोमेना दिए हैं. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे दीज सोशल राइट्स आर being attacked as that is liabilities on the state and hindrances to economic growth, because western society का जो मानना है वो कहते हैं कि जितना भी आप किसी को जो भी मतलब कोई सी भी क्लास हो आपके यहाँ पे, चाहे बीपीएल सेक्शन हो या फिर आप जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका लोन भी माफ कर रहे हो, उसके अलावा सब्सिडीज दे रहे हो, तो ये जो होता है ये वेलफेयर जो है ये एक स्टेट के लिए बर्डन है, ये कहीं से बेनिफिट नहीं कर रहा आपको. ये वेस्टर्न सोसाइटी बोलती है, वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं. बट चीजें कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज ने चेंज भी करी जस्ट बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स. देखो कि बहुत सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर हैं बट वहां का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बहुत कम है. तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल एंड बिलीफ प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एज अ पार्ट ऑफ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी. Thus individual feel a sense of pride. जैसे अब मेनली मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब आप अपनी कंट्री में होते हो तो आप एक स्टेट की बात करते हो कि मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ या राजस्थान से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ. लेकिन जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो वो जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज वहां पे आपको कोई यूपी बिहार नहीं जानता. वहां पे एज एन इंडियन आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे. दैट विल बी अ नेशनलिस्ट फीलिंग. ब्रिटिश, इंडियन, इंडोनेशियन, फ्रेंच, तो अलग अलग कंट्रीज के लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओगे. देन यू विल नॉट शो योर स्टेट बट यू विल शो दैट यू बिलोंग फ्रॉम इंडिया. सो बिकॉज इंडिया का नाम है दुनिया में. रशियन और यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा कि जो रशिया का, चलो वो तो एक फ्रेंडशिप लेवल की बात करोगे, बट ऑन द अदर साइड पीपल एंड आसियान के जो भी मेंबर्स थे, G7 कंट्रीज थी, G20 कंट्रीज थे, तो जो ग्रुप थे उसमें से लोग बोल रहे थे कि दे पीपल एंड द कंट्रीज वर सेइंग कि इंडिया की बात मान सकता है रशिया, बिकॉज जो इंडिया है पीस में बिलीव करता है, शांति में बिलीव करता है. तो ये जो है that is the nationalist feeling. Probably people have always felt some kind of identity with social group of one from another. For example, the family, clan, religion, community, nationalism. So, however, only made it appearance with the development of the modern state, and contemporary world is marked both by the rapid expansion of the global market as well as intense nationalist feeling of conflict. Socialists are interested in broader study of power, not just with the formal apparatus of government. Because देखो सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको कि एक मिनट. सो द contemporary world both rapidly expanding, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट किस चीज पे काम कर रहा है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे काम कर रहा है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली जा रही हैं. बट अगर एक सोशोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से देखो, सोशोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन ब्रॉडर स्टडी ऑफ पावर, नॉट जस्ट विद द फॉर्मल एपरेटस ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि पावर क्या है, ठीक है, पावर के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं. ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है. So, sociologists talk about overall. So, they are interested in the distribution of power between parties, between classes, between caste. तो ये पूरा, क्योंकि सोशोलॉजी जो है वो स्टडी ही सोसाइटी की है, तो उसमें यही सारी चीजें आएंगी. एक पर्टिकुलर सेक्शन या स्टेट को लेके आप जज नहीं कर सकते ना, बिकॉज वर्ल्ड में इतने सारे स्टेट्स हैं, 200+ कंट्रीज हैं, तो हम उन्हें स्टेट कहें या कंट्री कहें. सो इस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. बिटवीन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रेस, लैंग्वेज एंड रिलीजन, its focus is not just what may be called especially political associations such as state, legislature, town, council and political parties, but also association with the school, क्योंकि इसका association किसी particular party और ये सब clan वगैरह या religion से नहीं है, but जैसे आपने schools से जो connect है या फिर बैंक से है, religious institution से है, वो aims are not primarily political, क्योंकि उनका aim जो है political नहीं है. स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, बैंक में आप अपने financial transaction करने जाते हो, या फिर जितने भी religious institutions हैं तो आपको
पूजा या रिलीजियस जो भी प्रैक्टिसेस है उसको परफॉर्म करने जाते हो. इट्स नॉट द प्राइमरी पॉलिटिकल रिलेशन. सो द स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी हैव बीन वाइड. तो आप ये बात कर सकते हो जैसे पॉलिटिक्स से हमने कंपेयर किया था तो वही सेम चीज यहाँ पे दी गई है, तो बस उसके क्रक्स को समझना है हमें. रिलीजन की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा है चैप्टर और इसमें काफी सारी चीजें भी आ जाती हैं. तो रिलीजन हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड रिफ्लेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बात करी है रिलीजन को लेके और पूरी दुनिया में सब लोग कोई ना कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी न किसी भगवान को, गॉड को, और उसके अलावा जीसस, अल्लाह और गुरु गोविंद सिंह, तो सबको मानते हैं. तो ये सबका अपना अपना जो है रिलीजन को मानने का तरीका है. चैप्टर 1 में भी वही चीज है कि सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंट रिलीजन है, उनका क्या रिफ्लेक्शन है सोसाइटी पे, या सोसाइटी रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है. तो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है. सो द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिलीजियस और थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ रिलीजन इन मैनी वेज, बिकॉज थ्योरेटिकल चीजें क्या हैं और जो लोगों के मन के लोगों के अंतरात्मा में चीजें चल रही हैं रिलीजन को लेके, वो दोनों चीजें अलग होती हैं, ठीक है. सो एम्पेरिकल स्टडी ऑफ हाउ रिलीजन एक्चुअल फंक्शन इन सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर इंस्टीट्यूशन, बिकॉज रिलीजन आपको, एक सिंपल सी बात है कि रिलीजन आपको फेथ प्रोवाइड करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि भाई मुझे सुबह उठना है, पूजा करनी है. पूजा लोग क्यों करते हैं कि उनको अच्छा लगता है, शांति मिलती है कि चलो हमने दिया जलाया, तो एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव चीज से हमने अपना दिन स्टार्ट किया. ऑन द अदर साइड एक दूसरी चीज सोचो कि सपोज करो कि एक बूढ़ी दादी हैं, ठीक है, उनके साथ एक कैजुअलिटी हुई जिसमें एक रोड एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की और उनके बेटे की डेथ हो गई. बट ऑन द अदर साइड ये था कि वो बच गई किसी तरह से, और सेम कार एक्सीडेंट में, बट वो किसी तरह से बच गई. बट ये था कि लोग कहने लगे, क्योंकि एक इंसान टूट जाता है जब फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो लेकिन ऑन द अदर साइड लोगों ने सांत्वना दी कि चलो भगवान का शुक्र है आप बच गए, क्योंकि आपका एक और बेटा भी है, उसकी फैमिली भी है, आपके पोता पोती भी है, आपकी बहू भी है. तो इतनी सारी चीजों, तो लोग ना रिलीजन की दुहाई देने लग जाते हैं, रिलीजन को मतलब ये कह सकते हो कि रिलीजन का सहारा लेके एक आपको सांत्वना देते हैं. सो दैट इज रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि एटलीस्ट आपको किसी चीज की होप होगी. सो यहाँ पे एक तो सबसे जो दो चीजें दी गई हैं, वन इज कंडक्टेड एम्पेरिकल स्टडी ऑफ हाउ रिलीजन इज एक्चुअल अदर इंस्टीट्यूशन से उसका कंपैरिजन, और दूसरी चीज थी कि रिलेशन जो है सोसाइटी से क्या है, पहली बात तो, एंड थर्ड इज इन्वेस्टिगेट एंड रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, बिकॉज रिलीजन का दूसरी सोसाइटी में क्या प्रैक्टिकली इम्पैक्ट क्या, और उसके अलावा कल्चरली क्या चेंजेस हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो इन चीजों के बारे में एम्पेरिकल मेथड मीन्स दैट द सोशियोलॉजिस्ट डजंट हैव एनी जजमेंटल अप्रोच टू रिलीजियस फिनोमेना. वैसे भी बहुत सिंपल है, ये चीजें स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम, कि जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं वो अपनी कोई ओपिनियन नहीं देते, बट दे आर जस्ट स्टडीइंग द सोसाइटी इन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनली, एंड ऑन द अदर साइड दे आर गिविंग कि सोसाइटी में एक्चुअली में चल क्या रहा, कितने तरह की मैरिज है सोसाइटी में, कास्ट क्यों है, कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है लोग बात करते हैं ऐसा नहीं है. बट जो सोशियोलॉजिस्ट है, चाहे जीएस घूरे, जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जीएस घूरे ने इंडिया में रह के उन्होंने सोशियोलॉजी को लोगों को समझाया कि ये सोशियोलॉजी है, इंडिया में फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और ट्राइबल जो कम्युनिटी है उस पर रिसर्च की कुछ एरियाज में. तो उससे ये पता चला कि हाँ वो एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं सोसाइटी को एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. तो ये जजमेंटल नहीं है, वो जस्ट एक आपको बताते हैं कि हाँ इंडिया में क्या चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा है. तो ये सारी चीजें जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स बताते हैं. तो कंपैरेटिव मेथड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन अ सेंस ऑफ bring all the societies on level with each other. तो ये जो कंपैरेटिव मेथड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि देखो एक मतलब आप जैसे सोशियोलॉजी को अगर आप पॉलिटिकल से कंपेयर किया आपने, तो सोशियोलॉजी तो एक वाइड टर्म हो गई जिसमें क्या कहते हैं
वो हम रिलीजन को स्टडी करते हैं, मैरिज को स्टडी करते हैं, किनशिप को स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, और उसके अलावा कास्ट है, ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। बट पॉलिटिकल जो स्टडी है, पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें क्या है, लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन्स दैट रिलीजियस लाइफ कैन बी मेड in intelligible only by reflecting it to domestic life, economic life and political life। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन तीनों में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे इकोनॉमिक लाइफ हो, सोशल डोमेस्टिक लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो। तो religious existence is all known societies, although religious beliefs and practice way from culture to culture, characteristic that all religious seems to be to share are set of symbols invoking feelings of reverences or rituals and ceremonies and a community of believer। तो सेट ऑफ सिंबल्स हैं किसी भी चीज को, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ले लो रिलीजन के लिए। अब आपने देखा होगा टर्बन पहनते हैं, सिख जो होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये सिख है। आपने मुस्लिम फीमेल्स को देखा होगा कि वो बुर्का पहनती हैं और जो हिजाब है उसको लगाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि दीज आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रिचुअल्स हैं, देखो 4 रिलीजन में 4 तरह के, जैसे आप देख लो हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन, इन चारों में जो मेथड्स हैं या फिर शादी का जो रिचुअल है वो अलग अलग होते हैं। तो रिचुअल सेरेमनीज है, कम्युनिटी और बिलीवर है कि हाँ कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है किसी पर्टिकुलर भगवान को या लोकल गॉड को बिलीव करती है। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। रिचुअल एसोसिएशन विद रिलीजन इज अ डाइवर्स रिचुअल एंड मे इंक्लूड पेइंग, चैंटिंग, या कुछ कहीं पे चैंटिंग होती है, कोई माला पढ़ रहा है, कोई जो भगवान को भोग लगा रहा है। तो अलग अलग तरह के रिलीजन में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। सिखिज्म में खंडा और जो कड़ा पहनते हैं और जो कृपाण रखते हैं, तो उसका एक अलग जो है इम्पोर्टेंस है। और आपने देखा मुस्लिम कम्युनिटी में बुर्का वगैरह पहनते हैं, और जब पूजा जो नमाज पढ़ते हैं उसके टाइम पे सर ढकते हैं, पूरा अपना बॉडी ढकती हैं फीमेल्स, और जो मेल्स होते हैं वो टोपी रखते हैं, उसके बाद जो है अपना नमाज परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है हर रिलीजन के अलग अलग सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप चीजें समझ जाते हो। ठीक है, जैसे हिंदू कम्युनिटी में दिया जलाते हैं, बट क्रिश्चियंस में कैंडल जलाई जाती है। तो मतलब ऑलमोस्ट चीजें जो कर रहे हैं सेम है, बस उनके लिंकिंग एंड वे ऑफ जो परफॉर्मिंग दीज रिचुअल्स आर काइंड ऑफ डिफरेंट, बट उनका जो मोटिव है सारे रिलीजन का एक ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई रिलीजन अच्छा बुरा नहीं होता, बट जो लोग होते हैं जो उसको प्रोफेस कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नफरत चीजें फैलाते हैं, तो वो लोग बुरे होते हैं। बट इट इज नॉट दैट एनी रिलीजन इज बैड, बिकॉज ऑल द रिलीजन्स आर टीचिंग अस ऑल द गुड थिंग्स। जो भी, चाहे यहाँ बाइबल में जो चीजें अच्छी चीजें लिखी होंगी, कुरान में अच्छी चीजें लिखी हैं, गीता में अच्छी चीजें लिखी हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में, तो ये सारी चीजें जो आपके खुद के बिलीव्स हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे अब रिलीजन पे और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो 2 पेज का है, इसमें जस्ट आपको एज सच कुछ और नहीं मतलब पढ़ना है, बस रिलीजियस डिटेलिंग दे रखी है, क्लासेस, सोशियोलॉजी। तो ये यहाँ पे एक बार खुद से देख लेना, जैसे मैक्स वेबर की डेफिनेशंस हैं, ये काम आएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी एजुकेशन पे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग। बिकॉज आजकल फॉर्मल का मतलब तो प्रॉपर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो, इनफॉर्मल का मतलब है आप किसी भी तरीके से लर्निंग ले रहे हो। अब यूट्यूब है, वैसे तो एक कोई फॉर्मल नहीं है, बट बहुत सारे लोग यूपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं यूट्यूब की वीडियोस देख देख के, जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं, पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम है, आरओ, एआरओ, बीईओ, बहुत सारे और भी जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे बीपीएससी ले लो, एचपीएससी ले लो, एचएससी ले लो, एमपीपीसीएस, तो ये सारे एग्जाम्स अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करते हैं। बट द मीडियम इज इनफॉर्मल कह सकते हो इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यूट्यूब एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन हुआ ना, कि ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल यूट्यूब के नाम पे एक स्कूल खुला हुआ है उसके थ्रू आप पढ़ रहे हो।
तो ये चीजें होती हैं। उसके अलावा here we are however conflicting ourselves only to school education, but we are all aware how important getting admission into a school, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि ऐसे तो आप पढ़ लोगे, काफी कुछ सीख भी लोगे, बट लेकिन जब तक आपके पास डिग्री नहीं होती तो आप एलिजिबल नहीं होते कोई भी जॉब के लिए, क्योंकि चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, आपको ग्रेजुएशन मस्ट है। ग्रेजुएशन के बिना आई थिंक आपको बहुत कम जो कंपनीज होती हैं वो उसमें आपको एंट्री मिलती है। जनरली सब लोग ग्रेजुएशन को ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मानते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं। सो इट इज लाइक स्टेप बाय स्टेप, जो भी अपने हायर एजुकेशन लेते हो उसके बाद जो भी फाइनल एम्प्लॉयमेंट होता है आपका। सो फॉर सम ऑफ अस इट मे मीन्स एक्वायरिंग सम नेसेसरी सोशल स्किल्स, एंड व्हाट इज कॉमन in all case is that there is a felt need of education, because education important है। बिना education के even आपको अच्छा communication भी नहीं आएगा। किस तरीके से, this is not, I'm not talking about English communication, but I'm talking about communication कि आप अपनी बात को कैसे रख रहे हो। Sociology understand this need as a process of transmission, communication of group heritage that is common to all society, because आपने देखा होगा कि जब हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब अंग्रेजों ने भारत पे जो पूरा रूल किया था, उस टाइम पे अंग्रेज रूल कर रहे थे, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो यहाँ पे रूल करने के लिए अब जो है अंग्रेज कितने लोगों को लेके आते, तो उन्होंने इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में वो एलीट क्लास को एजुकेशन के देने के फेवर में थे, बट लेटर ऑन बहुत सारे रिवोल्ट हुए, ट्राइबल रिवोल्ट थे, उसके अलावा पर्टिकुलर रिलीजन में थे, तो उन्होंने इतने सारे रिवोल्ट किए, तब एजुकेशन जो है सबकी रीच तक पहुंची। सो देयर इज अ क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि पहले क्या होता था, सिंपल एजुकेशन गुरुकुल वगैरह में जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए पेपर पे कोई डिग्री नहीं मिलती थी, बट आप इतना कुछ सीख लेते थे कि लोग आपको देख के बता सके कि भाई इसने एजुकेशन दी है। On the other side, formal there was no need for formal schooling, तो उसमें क्या होगा कि children learn customs and the broader way of the life by participating in the activities with their adults. In complex society, we saw there is an increasing economic division of labor, separation of work from home need, the specialized learning and skill attainment, rise of the state system, nation and the complex set of symbols and ideas. क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम करते थे, तो वो उनकी जो भी रोजी रोटी उसी से चलती थी। बट ऑन द अदर साइड, हैव यू सीन द IT people, the people who are working from their mobiles and their laptops, so their lives were quite smooth than the other who were not using the technology. तो ये जो है कॉम्प्लेक्स एजुकेशन का एक प्रोसेस नहीं, बट मैं ये बोलूंगी कि क्योंकि आप जो है इनफॉर्मल एजुकेशन से आप जो नॉलेज तो ले सकते हो, बट जो एलिजिबिलिटी है जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आपको डिग्री लेने के बाद ही लेनी पड़ेगी। दिस इज द सिस्टम, मतलब मेनली इन इंडिया, बट ऑन द अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये चीजें होती ही हैं। सो उसके अलावा भी जो इंक्रीज हुआ है एजुकेशन के बाद, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सबका काम बटा हुआ है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट चैप्टर में, टेलर का एग्जांपल था। ऑन द अदर साइड फैक्ट्री में जो स्टिचिंग हो रही है और शर्ट बन के आ रही है, तो एक टेलर सारा काम करता है, ठीक है, काज बटन सब कुछ लगा रहा है, प्रेस कर रहा है, सिल रहा है, कटिंग कर रहा है। बट ऑन द अदर साइड जब आप फैक्ट्री में जाते हो तो सबका सेगमेंट अलग है, कटिंग कोई और कर रहा है, सिलाई कोई और कर रहा है, काज बटन कोई और लगा रहा है शर्ट में, प्रेस कोई और कर रहा है, पैकिंग कोई और कर रहा है। तो दैट इज लाइक द डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके, तो ये है, ठीक है। उसके अलावा furthermore, modern complex societies contrast to simple society rest on abstract universalistic values, क्योंकि
अब यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू का मतलब हुआ कि सपोज करो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो अब आप जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप कर रहे हो इंडिया में, वही आप ऑस्ट्रेलिया में डेवलप करोगे, वही आप यूएस में डेवलप करोगे. सो दिस इज लाइक द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे वहां पे बनाओ, क्योंकि इंडिया इज लाइक सर्विस सेक्टर में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है. मोर देन 38% से भी ज्यादा का जो है सर्विस अर्निंग है इंडिया की अदर कंट्रीज से भी. तो ये जो है यूनिवर्सलाइजेशन की वजह से ही है. दिस इज व्हाट distinguishes it for a simple society that depends on the particularistic values based on the family, kin, tribe based religion. तो ये जो है किस तरीके से डिफरेंट है एक सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और इन सारे रीजन में भी जो फैमिली का टाइप है आपका, किन्स, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ रिलीजन की वजह से जो भी पार्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज आपकी डेवलप हो रही हैं. स्कूल इज मॉडर्न सोसाइटी आर डिजाइन्ड टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज की सबकी वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए. बिकॉज बच्चों को स्टार्टिंग से ही अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है कि आप सबसे अच्छे से बात करो, अच्छे से सब शेयरिंग करो. तो ये सारी चीजें होती हैं. यूनिफॉर्म जैसे ड्रेस कोड, ये यूनिफॉर्मिटी का एक एग्जाम्पल है. एमाइले डर्कहाइम बोलते हैं, नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट अ कॉमन बेस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज, sentiments and practices which education must inculate in all the children discriminately to whatever social categories they belong. एंड डर्कहाइम बोलते हैं 1956 में उन्होंने बोला कि ये जो है सेंटिमेंट्स वगैरह हैं या कॉमन बेस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिस विच एजुकेशन मस्ट inculate in all the children इनडिस्क्रिमिनेटली, क्योंकि ये जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करती है. और उसमें भी सबसे ज्यादा आप कहोगे कि जो आइडियाज हैं या प्रैक्टिकल एजुकेशन वगैरह है, वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है, इनकलकेट होती है. ठीक है. उसके अलावा एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू स्पेशल ऑक्यूपेशन. आपने जैसे अब एजुकेशन को ही लेके बात करूं, मैनेजमेंट की स्टडी हुई, उसके अलावा आर्ट्स में, सोशियोलॉजी में, कोई इंग्लिश में मास्टर्स कर रहा है, कोई बीटेक एमटेक एजुकेशन में, या फिर बैचलर्स ऑफ बीएड कर रहा है एजुकेशन, आई मीन टीचर के लिए एलिजिबिलिटी. तो ये पूरा जो है फॉर्मल एजुकेशन ही ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि आपको ऐसे जो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन से आपको वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड नहीं होगा, जिसमें कि आपको एक सेगमेंट या प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा, और उसी के प्रोसेस के थ्रू आपका जो भी माइंड से डेवलप होगा वो उसी के थ्रू होगा. सो द फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट दस स्पीक इन टर्म्स ऑफ जनरल सोशल नीड्स एंड सोशल नॉर्म्स, क्योंकि अब वो तो जनरल टर्म में ही बात करते हैं फंक्शनलिस्ट जो थिंकर्स हैं. एजुकेशन maintain and renew the social structure, transmission and develop culture. The education system is an important mechanism, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि एजुकेशन मेंटेन करता है सोशल स्ट्रक्चर को, जितने भी डेवलप करता है कल्चर को. एक शेयरिंग भी आती है आपको, अगर आप एजुकेटेड हो और आप जैसे सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी के बारे में सोचना आ जाएगा और आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दोगे किसी भी तरीके से. तो ये जो है एजुकेशन भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रिकॉल आवर डिस्कशन ऑन द फंक्शनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल एंड स्ट्रैटिफिकेशन इन चैप्टर 2, जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में. सो सोशियोलॉजिस्ट हु परसीव सोसाइटी एंड अनइक्वल डिफरेंशिएटेड एजुकेशन फंक्शन एज अ मेन stratification agent, and at the same time the inequality of the educational opportunity is also a product of social stratification, because of course क्योंकि आपको कौन सी कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. जैसे आप एंशिएंट सोसाइटी की बात करते हो कि जो वर्णा सिस्टम था, जिसमें से शूद्रास को सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड माना जाता, तो उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जाती थी. तो ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है अपॉर्चुनिटीज की वजह से भी आता है कि एक को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छे से पढ़ने की और दूसरे को नहीं मिली. ठीक है. तो इसके बारे में था ये.
आई थिंक आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, काफी डिटेल में समझाया है मैंने. एंड रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट हाउ जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेट impinge upon the chance of education. Recall how we began this चैप्टर जो भी स्टार्टिंग में था कि गुड जॉब किसको मिलेगी, बैड, और साइंस पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, आर्ट्स पढ़ोगे तो कैसा होगा. तो इस तरीके की चीजें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी. ये सारी वर्क एक्टिविटीज हैं. तो ये जो है चैप्टर खत्म हो गया है. आई होप आपको एजुकेशन वाला ये अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, क्योंकि एजुकेशन के चैप्टर से ऐसे भी आता है, रिलीजन पे भी ऐसे आ सकता है, सेक्युलरिज्म की आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है. तो ये एक बार आप पढ़ लेना. आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. एंड दिस इज द ग्लॉसरी. सिटीजन का जो डेफिनेशन है, डिविजन ऑफ लेबर, जेंडर, एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी. सो टिल देन आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज, एंड आई एम एडिंग द वैल्यू. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.